कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो। पहले आपने पढ़ा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इसके अंदर आपके पास होते हैं मेटल्स और आपके पास होते हैं लिगेंड्स। तो पहले आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा, देन आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर लिगेंड क्या होता है और लिगेंड को आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। क्लासिफिकेशन के अंदर ही आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर हैप्टिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी क्या होती है, चिलेशन क्या होता है, चिलेशन इफेक्ट क्या होता है, और फिर आप लोगों ने पढ़ा हसाब कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू आप लोग कुछ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आपने कहा कि उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती है और देन आपके पास आया एक नया प्रिंसिपल जिसको आपने नाम दिया इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती है, कैसे आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हो, वो आपने पढ़ा। और उसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल, जिसके अंदर आप अभी तक एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हो, जहां पर आपने बात की कि आखिर किस तरीके से आप थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हो फॉर नॉन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 और फिर हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं कि आखिर किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपके पास ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे आज लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of coordination compounds. अभी तक 8 lectures already complete कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप उनको देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। सीक्वेंस को आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको देखने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर कहीं आई बटन दे दूंगा, या फिर आप लोग जा सकते हो RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको जाना है प्ले सेक्शन के अंदर, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपको वहाँ पर एक अलग से पेज देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन करना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से ही हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को कवर किया है। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर कि आखिर आपके पास इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस आप लोग देख रहे थे। अभी तक आप लोग एक एप्लीकेशन ऑलरेडी देख चुके हो, जहां पर आपने बात की थी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आपके पास नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं उनकी स्टेबिलिटी को आप इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। आज हम लोग बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। आपके पास जो बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस होने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्सेस आपके पास होंगे ट्रांजिशन मेटल के भी और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के भी। तो नॉन ट्रांजिशन मेटल के आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी को आप कैसे डिस्कस करते हो, आप लोग बात कर चुके हो। तो आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स के जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं उन कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको एक आइडिया मिल जाता है थ्रू दिस प्रिंसिपल। तो देखते हैं कि आखिर वो आइडिया आपको किस तरीके से मिल रहा है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द सेम ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम स्ट्रोंशियम यानी कि Sc+2 टू Zn+2 मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको आई होप कि आपने याद कर लिया होगा कि आपके पास 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं, 4D में कौन से और 5D में कौन से हैं, और आपको उनको याद करना ही पड़ेगा और आपको उनके एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं और किस तरीके से आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो वो भी आपको याद करने हैं। सो फॉर 3D सीरीज आप यहाँ पर एक लाइन को याद कर सकते हो, दैट इज साइंस टीचर वेरी क्रूशियल, साइंस टीचर वेरी क्रूशियल, मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। तो आप इस तरीके से 3D सीरीज को पूरा ही पूरा याद कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, 30 के ऊपर खत्म हो रहा है। सो दिस इज योर 21 और ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 30 होगा। तो इन सारे एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। अब अगर आपके पास यहाँ पर सारे के सारे मेटल्स सेम ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है, यानी कि मान लो +2 के अंदर है, ये भी +2 में है, ये भी आपके पास +2 में है, ये भी आपके +2 के अंदर है, तो पहली एप्लीकेशन जो आपके पास यहाँ पर पहला पॉइंट है, ये आपसे कह रहा है दैट फ्रॉम Sc+2 to Zn+2 means from left to right in the periodic table the number of d electrons increases, Z effective increases and thus electroneutral decreases and thus coordination number also decreases। तो इसको आपको अब समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर जाओगे लेफ्ट टू राइट तो आपके पास जो नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास इंक्रीज होता है। यहाँ पर आपके पास d1 है, यहाँ पर d2 है, d3 है, d4 है। आई होप कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस आती होंगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से उसकी शील्डिंग बेकार होती है। तो आपके पास जो Z इफेक्टिव होगा आपके न्यूक्लियस का वो भी आपका इंक्रीज होगा। और अगर आपके मेटल का Z इफेक्टिव ज्यादा है तो वो अब ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर मेटल के अंदर Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा हुई तो जो आपके पास यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको भी खींचने की टेंडेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मेटल के पास यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनको मेटल ही अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो कि मेटल की जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है, जो आप लोग वहां पर उसको कंपनसेट कर रहे थे चार्ज को, वो कंपनसेशन अब कम होगा,
जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपके पास ये डिक्रीज हो रहा है तो मेटल चाहेगा कि भाई मेरे पास लिगेंड्स कम ही आए, क्योंकि अगर फिर लिगेंड ज़्यादा आएंगे तो फिर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। तो ये आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास यहाँ पर आप जाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास अगर मेटल के ऊपर सेम चार्ज है दैट इज +2 चार्ज है, तो Sc+2 से Zn2+ में आप जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट तो आपके पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी डिक्रीज होती है और आपके पास जो मेटल है वो चाहेंगे कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम ही हो। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले आपके सामने। लेट्स से आपके पास क्या है, कोबाल्ट +2 है आपके पास एक्वस फॉर्म के अंदर, यानी कि आपके पास पानी है, पानी में आपके पास क्या है, कोबाल्ट 2+ के आपके पास आयंस है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके एक्वा कॉम्प्लेक्स की, तो आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कोबाल्ट H2O6 +2 चार्ज आपके पास यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं इसी बीकर में डाल दूंगा NaCl, तो अब आपके पास क्या होगा भाई कि जो आपके पास कोबाल्ट 2+ एक्वस फॉर्म के अंदर है वो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरीन लिगेंड यहाँ पर अटैक करेंगे और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपके पास बनने वाला है COCl4-2। यहाँ पर आपके पास COCl6-4 कॉम्प्लेक्स नहीं बनने वाला है। Cl के ऊपर होता है आपके पास -1 का चार्ज, H2O आपके पास होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, तो आपके पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो आपके पास यहाँ पर मेटल के ऊपर चार्ज होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये कोबाल्ट +2 के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो Cl के ऊपर क्या चार्ज क्या होता है, -1, तो इसके ऊपर -1 है, इसका आप लोग मान लो x, तो x -1 × में 6 इज इक्वल टू आपके पास क्या -4 है, तो आपके पास यहाँ से निकल जाएगा x दैट विल बी इक्वल टू +2, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो मेटल है उसके ऊपर भी चार्ज किया आपके पास यहाँ पर भी +2 है और आपके पास यहाँ पर भी क्या होगा, +2 ही है। तो आपके पास यहाँ पर जो मेटल्स है उसके ऊपर जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट है वापस यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास मेटल सेंटर कोबाल्ट +2 होता है तो कोबाल्ट +2 यहाँ पर H2O के साथ तो बना रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स, लेकिन Cl के साथ बनाएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स, वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करना कि आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट का +2 है, तो आपके पास जब H2O लिगेंड यहाँ पर काम करेगा तो आपस यहाँ पर क्या जुड़ेगा भाई, OH2 ग्रुप जुड़ेंगे, वो भी 6 जुड़ेंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ऑर्डर क्या होता है, फोनकोल यानी कि FONCl। तो आपके पास जो O लिगेंड दिस इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपके पास यहाँ पर H2O के 6 लिगेंड आ सकते हैं, वहां पर आपके पास यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलिटी मिल रही होगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा Cl6 की, तो वो आपके पास क्लोरीन लिगेंड इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता जितना कि आपके पास ऑक्सीजन है, तो उस केस में आपके पास यहाँ पर इसके 6 लिगेंड नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 लिगेंड ही आएंगे। यानी कि आप इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से बता पा रहे हो कि आपके पास जो कोबाल्ट 2+ का मेटल है वो सिर्फ उन्हीं लिगेंड के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा जिसके पास क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं उसकी डोनर साइड के ऊपर। अगर कोबाल्ट +2 आपके पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl के साथ या फिर किसी और ऐसे लिगेंड के साथ जहां पर आपके पास डोनर साइड के ऊपर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन नहीं है, उस केस में उस लिगेंड के साथ आपके पास कोबाल्ट 2+ क्या देने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स देगा। और ये आपको आइडिया मिल रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से, यही आपके पास क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास कोबाल्ट +2 के अंदर है, आपके पास कोबाल्ट क्या है +3 के अंदर है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आपके पास जो कोबाल्ट 2+ है इसके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके पास क्या है, ज्यादा डी के इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास कोबाल्ट 2+ में। इसके पास क्या होगा, यहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया है, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे आपके पास लेस डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से आप लोग बना सकते हो एक कोरिलेशन, दैट इज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके पास, कम होते रहते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर लॉस हो जाएंगे। तो बेसिकली मोटी मोटी बात आपने यहाँ समझी है कि अगर आपके पास किसी मेटल सेंटर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, और ये कब होगा, दिस विल हैपन व्हेन डी इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और अगर आपके पास ऑक्सीजन नंबर ज्यादा हो रहा है तो आपके पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी आपके पास क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो एक कोरिलेशन आपने यहाँ पर ये देखा है कि अगर डी इलेक्ट्रॉन आपके पास डिक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी इंक्रीज होती है, और अगर आपके पास डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आपने रिलेशन देखा है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और आपके उस मेटल के ऊपर कितनी न्यूट्रलिटी उसको वहां पर मिल रही होगी, लिगेंड के थ्रू या फिर खुद उस मेटल के थ्रू। तो इस कोरिलेशन को आप याद रखना, इसका हम लोग यूज भी करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल +2, कॉपर +2 एंड Zn+2 यूजुअली हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2 और 4। आपके पास सीरीज क्या है, आपके पास है साइंस, टीचर, वेरी, क्रूशियल, मांगे, फेयर, कॉपी, निकल,
कॉपर, जिंक। तो आपने अभी भी कहा कि अगर आपके पास यहाँ पर जो एक कोबाल्ट है, अगर आपके पास यहाँ पर एक कोबाल्ट +2 के अंदर होगा तो ये सिर्फ उन्हीं लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा जिसके पास आपके पास क्या है, लिगेंडिंग साइड के ऊपर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अगर आपके पास लिगेंड के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ एज ए डोनर साइट तो बनाएगा एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड। अदरवाइज ये क्या बनाने वाला है, अदरवाइज आपके पास ये बनाने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही कॉम्प्लेक्स, आपका कोबाल्ट का +2। तो कोबाल्ट +2 भी अगर आप इसको बनाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स तो इसको यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए ऑन डोनर आपके पास जो लिगेंड है उसकी साइड के ऊपर। तो निकल के +2, कोबाल्ट के +2 और जेड के +2 ये तो इनके साथ भी क्या बनाने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स ही बनाने वाले हैं। तो कोबाल्ट +2 तक आपके पास क्या मिल सकते हैं, आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर मेटल हुए निकल +2, कॉपर +2, जेड +2 यानी कि इसके बाद वाले, तो उस केस में तो आपके पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिटी और भी डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में आपके मेटल चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 साइड से या फिर 4 साइड से आपके पास लिगेंड आए, 6 लिगेंड इनको नहीं चाहिएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि निकल 2+, कॉपर 2+ और जेड 2+ आपके पास जो 3 मेटल्स है इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही शो करते हैं, इससे ज्यादा वो आपके पास शो नहीं करेंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि निकल 2+ के अंदर, कॉपर 2+ के अंदर, जेड 2+ के अंदर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिलेशन आप देख चुके हो, इलेक्ट्रॉन आपस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और आपस ये कम हुई तो इसका हो जाएगा पास मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज उसको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने पढ़ा है फॉर सेम ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास मेटल के ऊपर क्या हो, अलग अलग क्या हो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो। सो मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी द न्यूट्रलिटी एंड थस कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मेटल के ऊपर चार्ज ही इंक्रीज हो जाएगा तो उसके पास क्या है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा लिगेंड को भी अपनी तरफ आने देगा। तो अगर आपके पास सिल्वर लेट से हुआ, सिल्वर प्लस फॉर्म में यानी कि Ag+ फॉर्म में, तो ये मैक्स टू मैक्स आने देगा 2 CN का लिगेंड को। अगर आपके पास यहाँ पर Ag हुआ +2 के अंदर तो ये आने देगा 4 CN को। अगर आपके पास यहाँ पर ये हुआ Ag+3 के अंदर आपके पास आने देगा यहाँ पर 6 लिगेंड को। जो जैसे जैसे आपके पास ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होता है मेटल के ऊपर, बस क्या हो रहा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपके पास यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ चल रहा है। तो ये भी आप बता पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, दैट इज इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो ये थी इसकी सेकंड नंबर की एप्लीकेशन, जिससे आपने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स भी हैं जिनकी स्टेबिलिटी को आप बता पाओगे, उनकी कोऑर्डिनेशन आप स्पेशली बता पा रहे हो कि आपके पास जो निकल +2 है, कॉपर 2+ है, जेड 2+ है, वो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स देंगे और आप देखोगे आगे जाकर कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स ही देते हैं। अब इसकी पढ़ते नंबर 3 एप्लीकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि कौन से कॉम्प्लेक्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। आपने अभी कहा है कि अगर आपके पास कोबाल्ट है H2O6 के साथ, अगर मैं डालूंगा इसमें NaCl तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 लिगेंड ही अटैच करते हैं, COCl4 का 2 आपके पास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन COCl6 4 नेगेटिव आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ बता पा रहे हो कि कौन से आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं, आप उनके नॉन एग्जिस्टेंस का भी यहाँ पर बता पा रहे हो। सो कोबाल्ट +2 इज स्टेबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ओनली व्हेन मेटल आयन इज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर आपके पास वहां पर हुआ ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ या फिर आपके पास नाइट्रोजन हुआ, उस केस में एग्जिस्ट कर सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, जैसे कि आपके पास COH2O6 कर रहा है, लेकिन COCl6 4 नेगेटिव आपके पास यहाँ पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और वो यहाँ पर आपके पास एग्जिस्ट करेगा भी नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है COCl6 का 4 चार्ज लगा लेना भाई। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास COCl6 का 3 में एग्जिस्ट बट COCl6 डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें डिफरेंस क्या है, आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट किस में है भाई, +3 के अंदर है। आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट किस में है, +2 के अंदर है। निकाल कर देखना इसको आप लोग। तो कोबाल्ट अगर हुआ +2 के अंदर तो ये सिर्फ उन्हीं लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाएगा जहां पर आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। तो अगर Cl है तो यहाँ पर 6 का नहीं बनाएगा। लेकिन अगर एक +3 फॉर्म में हुआ तो +3 में आपके पास क्या हो गया भाई, मेटल का चार्ज ही बढ़ गया है, तो आपको यहाँ पर न्यूट्रलिटी मिल रही है, तो यहाँ पर ये 6 लिगेंड के साथ अटैच कर भी सकता है। तो COCl6 -3 विल एग्जिस्ट, लेकिन COCl6 आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो ये थी आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो अभी तक की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जर्नी के अंदर आप लोगों ने काफी सारी बातें कर ली है, आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो, आप लोग हिसाब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, आप लोग पढ़ चुके हो आखिर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उनके ऊपर जरा हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद बॉन्डिंग थ्योरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्नर की थ्योरी, देन हम लोग पढ़ेंगे CFT, देन हम लोग पढ़ेंगे LFT। लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या चीजें आपको बताएं, एक बार जरा हम उसको यहाँ पर समराइज कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी यहाँ पर डिपेंड कर रही है। तो जितनी बातें आपने पढ़ी हैं वो सब का मैं यहाँ पर अब यूज करूंगा। तो पहले के लेक्चर्स देखना बहुत बहुत जरूरी है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो यार वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कर
करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे जब भी यहाँ पर कोई वीडियो आए आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस वीडियो कभी भी मिस नहीं करोगे। तो लाइक करना है, कोई भी कमेंट अगर आपका है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट अगर आपको है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉट अ सिंगल फैक्टर अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज जनरली अफेक्टेड बाय मैनी फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, कि सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर फिजिकल और केमिकल फैक्टर आने वाले हैं। और ये आपके पास जो फैक्टर होंगे ये बेसिकली आपके पास होंगे मेटल रिलेटेड या फिर आपके पास लिगेंड रिलेटेड। भाई आपके कॉम्प्लेक्स में बेसिकली क्या है, या तो मेटल है या तो लिगेंड है, राइट। तो मेटल के ऊपर आपके पास कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं और लिगेंड के ऊपर क्या डिपेंड करते हैं। तो वो फैक्टर जो आपने अभी तक पढ़ लिए हैं उनको जरा समराइज कर लेते हैं कि मेटल वाले कौन से थे, लिगेंड वाले कौन से थे। एक बार आपको बेसिक सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर आपने अभी भी क्या क्या पढ़ा है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेटल रिलेटेड फैक्टर से, और पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साइज। तो स्मॉलर द साइज हायर द लुईस एसिडिटी एंड मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स। आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर आपके पास साइज छोटा होगा तो आपके पास ज्यादा अच्छा ज्यादा स्टेबल क्या बनने वाला है, आपके पास कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। या पहले बात कर चुके हो कि साइज कम होता है, जेड इफेक्टिव आपके पास इंक्रीज होता है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी भी आपके पास इंक्रीज हो रही है। ये आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स दूंगा Fe2O6 और आपको दूंगा कोबाल्ट H2O6 +2 चार्ज दोनों के ऊपर है, H2O होता है पास न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ आपके पास क्या है Fe2+ है, आपके पास क्या है CO2+ है। तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है। तो कोबाल्ट 2+ का साइज बेसिकली क्या है आपके पास कम होता है Fe+2 से। तो अगर साइज कम है तो उसका सेम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिगेंड सेम है H2O6 तो आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट H2O6 क्या होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास Fe2+ H2O6 से। ये बनता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की स्टेबिलिटी डिस्कस करूं तो ये आपके पास ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं आपके पास एग्जिस्टेंस हो सकती है। फिर बात करते हैं चार्ज की, तो ये भी आप बोल चुके हो कि आपके पास मेटल के ऊपर जितना चार्ज होगा ज्यादा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी रहेगी, तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो हायर द चार्ज हायर द टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर आपके पास Fe हुआ H2O6 के साथ +2 बना हुआ है, यानी आपके पास यहाँ पर क्या है Fe2+ है, और यहाँ आपके पास क्या है FeH2O6 +3, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या है +3 के अंदर है। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को चेक करूंगा तो ये आपके पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मेटल के ऊपर क्या है, ज्यादा इसका ऑक्सीजन नंबर है, जिसकी वजह से क्या मिल रही है, ज्यादा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मिल रही है। थर्ड फैक्टर आपके पास यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो मेटल्स विद सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो आपके पास कोई मेटल है, मेटल के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज होगा, +2 में होगा, +3 में होगा। तो जब ये इस चार्ज को रख रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो लूज करने के बाद जो इसके पास कॉन्फिगरेशन बच जाती है, वो कॉन्फिगरेशन या तो आपके पास हो सकती है सूडो इनर्ट या फिर आपके पास हो सकती है इनर्ट। सूडो इनर्ट कब होगी आपके पास, इनर्ट कब होगी आपके पास, लेट्स से कि आपके पास जो ट्रांजिशन मैटर है दैट इज योर K+। तो अगर आपके पास लेट्स से K+ है तो K+ आपके पास कॉन्फिगरेशन क्या होगी इसकी, भाई 3s2 3p6 4s1 होता अगर आपके पास पोटेशियम होता, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है +1, तो एक इलेक्ट्रॉन ही दे देगा, यानी कि 4s1 बाहर निकल जाएगा। तो उसके पास क्या बचेगी 3s2 3p6, यानी कि NS2 और NP6। ये आपके पास क्या होती है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होती है। यानी कि अगर आपके पास पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, तो ये आपके पास देने वाले हैं आपको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। वहीं अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल होंगे, जैसे कि आपके पास लेट्स से कॉपर है, तो कॉपर प्लस में से कॉन्फिगरेशन क्या होती है 3s2 3p6 3d9। अगर आपके पास यहाँ पर एक सिर्फ कॉपर हो तो उसके कॉन्फिगरेशन आपके पास क्या होती है 3s2 3p6 3d10, या फिर आप लोग बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, वो 4s1 के अंदर रहेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर कि आपके पास यहाँ पर कॉन्फिगरेशन थोड़ी बहुत चेंज भी क्यों हो रही है। तो मोटी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होंगे तो उस केस में आपके पास क्या बनती है, सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन बनती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। अगर आपके पास यहाँ पर नॉन ट्रांजिशन मेटल होंगे तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज आपके पास क्या बनने वाली है, वहाँ पर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बनने वाली है। तो वो कॉम्प्लेक्स जिसके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मोटी मोटी बात यहाँ पर ये है कि ट्रांजिशन मेटल के आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू नॉन ट्रांजिशन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो बस आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातें यहाँ पर यही याद करनी थी। और K+ को और कोपर+ को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि इनका साइज बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर सा ही होता है। मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, ट्रांजिशन मेटल जनरली हैव सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। वहीं आपके पास जो नॉन ट्रांजिशन मेटल होंगे वापस क्या देने वाले हैं, आपको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन देने वाले हैं। सिंपल सी बात थी, आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। अब एक सीरीज है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, दैट इज इरविंग विलियम सीरीज। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने बेसिकली आपके पास जो 3D सीरीज के मेटल्स हैं उनके अंदर मैं बात करूंगा यहाँ पर मेटल्स की, जैसे कि आपके पास Fe है, Ti है, V, तो आपके पास क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक। तो राइट, तो अगर इन मेटल को अगर मैं ले लूंगा +2 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लिए जहां पर आपके पास ये मेटल्स +2 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर थे और उनके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ा जिसकी कोऑर्डिनेशन आपके पास क्या होता है 6 होता है। राइट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले मेटल्स उन्होंने लिए। उन्होंने वो लिए कि आपके पास
जो मेटल के ऊपर है वो चार्ज क्या आपके पास +2 है, और उन्होंने मेटल कौन से लिए 3D सीरीज के मेटल लिए, यानी कि आपके पास Mn2+ है, Fe2+ है, कोबाल्ट 2+ है, निकल 2+ है। तो इन्होंने इन ट्रांजिशन मेटल्स के आपने क्या कर लिया, इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लिए, उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बेसिकली एक ऑर्डर दिया कि इस ऑर्डर के अंदर आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर चल रहा है, जैसे कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज बोलते हैं। सो इरविंग नोटेड दैट स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ बाइवेलेंट मेटल आयन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद द कॉमन लिगेंड हैविंग डोनर साइड लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलाइड एंड सल्फर फॉलोज द ऑर्डर। अगर आपके पास लिगेंड के ऊपर इस टाइप के आपके पास डोनर एटम हुए और आपके पास वो लिगेंड आपके पास जो यहाँ पर होगा वो कॉमन लिगेंड लिए गए, अलग अलग आपके पास यहाँ पर मेटल सेंटर ले लिए गए, लेकिन सबके ऊपर चार्ज क्या रहा +2 रहा, इसका ध्यान रखा गया। और आपके पास ये मेटल किसके हैं, आपके पास 3D सीरीज के आपके पास मेटल है। तो सीरीज का ऑर्डर आपके पास कुछ इस तरीके का था कि Mn2+ के कॉम्प्लेक्सेस कम स्टेबल हैं, Fe2+ के आपके पास और भी ज्यादा स्टेबल है उससे, फिर इसके बाद आएगा आपके पास कोबाल्ट का +2, इसके बाद पास आएगा निकल का +2। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो आपके पास क्या होता है, साइज आपके पास डिक्रीज होता हुआ जाता है। अगर साइज आपके पास डिक्रीज हुआ तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हो, आप यहाँ बोलते हो पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन भी आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं, साइज भी आपके पास डिक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी भी आपके पास इंक्रीज हो जाती है। तो उसी बेसिस के ऊपर, इनके साइज के बेस के ऊपर, इनके बेसिकली इनका जेड इफेक्टिव के बेस के ऊपर यहाँ पर इरविंग और विलियम ने ये सीरीज दे दी। लेकिन अगर आप इस सीरीज को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज उल्टी देखने को मिल रही है, जो कि आपके पास यहाँ पर इस कॉपर 2+ के पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो इसको आप आगे पढ़ोगे, एक आपके पास चीज होती है दैट इज JTD, इसको हम पढ़ने वाले आगे जाकर। ये एक्सप्लेन करता है कि आपके पास कॉपर 2+ के जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहां से आती है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन आफ्टर VBT और CFT हम यहाँ पर JTD की भी बात करेंगे। तो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो आपके पास पूरी की पूरी सीरीज है ये तो आप बेसिकली आपके पास साइज के ऊपर बेस ही है कि आप यहाँ जाओगे आपस क्या हो रहा है, साइज आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो उस तरीके से आप यहाँ पर इस सीरीज को याद भी कर सकते हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि आखिर हसाब का प्रिंसिपल क्या है, तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। अकॉर्डिंग टू हसाब थ्योरी, हार्ड मेटल आयन जैसे कि इसका साइज छोटा हो, जैसे कि लिथियम +2 है, या फिर चार्ज ज्यादा हो, एल्यूमिनियम 3+, Fe3+, गैलियम 3+, क्रोमियम 3+, तो इस टाइप के आपके पास जो हार्ड एसिड्स होते हैं, यानी कि जो हार्ड मेटल आयन होते हैं, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन द लिगेंड हैव हार्ड डोनर साइड, यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपके पास नाइट्रोजन। तो हार्ड एसिड्स इंटरेक्ट करेंगे हार्ड बेस के साथ, और आपके पास जो सॉफ्ट एसिड थे, यानी कि जिनका आपके पास क्या था, या तो साइज ज्यादा हो या फिर चार्ज कम हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपके पास कॉपर प्लस है, Ag+ है, Hg+ है, Hg2+ है, Pt+2 है, Pd+2 है। तो इस टाइप के आपके पास जो सॉफ्ट मेटल सेंटर होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं उन लिगेंड्स जिसके पास क्या होती है, सॉफ्ट डोनर साइट हो, यानी कि आपके पास फॉस्फोरस हो, सल्फर, आपके पास क्या हो यहाँ पर सिंपली I-, इस टाइप के आपके पास क्या हो, लिगेंड हो। तो ये चीज भी आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर थे जहां पर आप सिर्फ मेटल को देखकर ही डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टेबल नहीं होगा। अब कुछ फैक्टर्स जो हैं वो लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर लिगेंड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे। उससे पहले एक और बच गया है, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड। इसको भी पढ़ लेते हैं भाई, सिंपल सा ये भी। इन जनरल हैवी कॉन्जिनर्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सिंग पावर मेजर्ड बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीजेस विद द सीक्वेंस। यानी कि आपके पास 3D सीरीज है, आपके पास 4D सीरीज है, आपके पास क्या है 5D सीरीज है। इन सीरीज के मेटल को बोला जाता है हैवी कंजीनर्स, यानी कि आपके पास आपके पास ट्रांजिशन मेटल ही है, लेकिन आपके पास क्या है नीचे वाले हैं 4D वाले और 5D, यानी कि मास क्या है ज्यादा है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी कंजीनर्स बोलते हैं। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं 4D मेटल के, 5D मेटल के पास क्या होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू 3D वाले से। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब आप लोग पढ़ लोगे कि आखिर CFT क्या होता है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, आपको इतना पता होगा कि आपके पास जो d ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पास स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से। इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। तो जब मैं 3D से जाऊंगा 4D के अंदर, जाऊंगा 5D के अंदर, तो आपके पास जो एक गैप है, ये जो आपके पास एनर्जी होती है आपके पास इंक्रीज होती हुई चली जाती है। 3D में इतना गैप है तो 4D में इतना होगा, 5D में और भी ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है यहाँ पर 4D वालों को और 5D वालों को। इसको हम लोग आगे जाकर CFT के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिंपल सी बात है, याद कर सकते हो आप लोग कि अगर आपके पास यहाँ पर निकल है, आपके पास यहाँ पर PD है, प्लेटिनम है, बेसिकली आपके पास क्या है, ये 3D सीरीज का, या आपके पास 4D का, आपके पास क्या है 5D का है। तो स्टेबिलिटी भी आपके कॉम्प्लेक्सेस की बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। यही चीज मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर ऑफ हैवी कंजीनर्स, द CFSE ऑफ हैवी कंजीनर्स इज हाई, सो दे फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी के लिए अगर आप लोग याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने बेसिकली मेटल के रिलेटेड पढ़े हैं 6 फैक्टर। पहले आपने कहा साइज, कि भाई लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, साइज आपके पास कम होगा तो आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते जाते हैं। फिर आपने कहा चार्ज, अगर आपके पास चार्ज इंक्रीज होगा
तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं। फिर आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कि अगर आपके पास बनेगी यहाँ पर सूडो इनर्ट तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा इन कंपेरिजन टू अगर आपके पास बनने वाली है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपने पढ़ा इरविन विलियम सीरीज़ को, ये 3D मेटल वालों के लिए होती है, +2 उनके ऊपर चार्ज होता है और यहाँ पर आप लोग उसको साइज़ के बेस के ऊपर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपने पढ़ लिया हसाब कॉन्सेप्ट, आपने यहाँ पर कहा था कि जो हार्ड एसिड है इंटरेक्ट करेगा हार्ड बेस के साथ, जो सॉफ्ट एसिड है वो इंटरेक्ट करेगा आपके सॉफ्ट बेस के साथ। और फिर आपने पीरियोडिक ट्रेंड भी पढ़ लिए कि जो आपके पास हैवी कंटीन्यूअस होते हैं उनकी आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या होने वाले हैं, ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। तो जनरल बातें कर रहे हो आप लोग, मोटी मोटी बातें कर रहे हो आप लोग, इनको आप लोग आगे जाकर डिटेल के अंदर भी अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो आपने पढ़ लिए कि आखिर आपके पास मेटल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। अब जरा लिगेंड के भी पढ़ लेते हैं। पहला वही सिंपल सा है, साइज और चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडरेशन विद इंक्रीज इन आयोनिक चार्ज डिक्रीज इन साइज ऑफ लिगेटिंग साइड द स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, जितना चार्ज बढ़ जाएगा तो उसका साइज, बेसिकली साइज छोड़िए आप, अगर चार्ज बढ़ रहा है तो देने की टेंडेंसी ही बढ़ रही है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि अगर आपके पास लिगेंड के ऊपर साइज उसका बढ़ता है तो उससे क्या बढ़ जाएगा, आपके पास आयनिक इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ रही है। फिर आपने कहा बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। बेसिसिटी आपके पास क्या होती है, देने की टेंडेंसी। तो अगर आपके पास बेसिसिटी ऑफ लिगेंड इंक्रीज करेगी तो आपके पास यहाँ पर क्या कर जाएंगे, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करती हुई जाएगी। सो लिखा भी हुआ मैंने यहाँ पर विद द इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, वो इंक्रीज होनी ही चाहिए थी। फिर है चिलेटिंग एबिलिटी। आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर आपके पास कोई ऐसे लिगेंड है जो चिलेट की फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर आपके पास डेल्टा एस फैक्टर की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रही थी। तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, दैट इज चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इन कंपैरिजन टू लिगेंड्स दैट डज नॉट फॉर्म द चिलेट रिंग। सिंपल सा चीज थी, ये भी आप पहले चिलेशन इफेक्ट के अंदर पढ़ चुके हो। लास्ट फैक्टर है दैट इज स्टेरिक फैक्टर। इफ बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट विद द लिगेंड देन ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लिगेंड्स मेटल लिगेंड बॉन्ड बिकम वीकर एंड कॉम्प्लेक्स बिकम अनस्टेबल। सिंपल सोचने का सिंपल फंडा था ये। अगर आपके पास जो लिगेंड्स है अगर उनका साइज बड़ा होगा तो उनके बीच में पास क्या होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो ये भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास बल्की लिगेंड हुआ तो कॉम्प्लेक्स क्या बनने वाला है, आपके पास हाईली अनस्टेबल बनने वाला है। तो ये आपके पास थे कुछ लिगेंड रिलेटेड फैक्टर। फिर आपने पढ़ लिए कुछ मेटल रिलेटेड फैक्टर। तो ये आपके पास जनरल बातें थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो आपने बेसिक्स के अंदर कवर किया इन 9 लेक्चर्स। अब हम लोग चलने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आगे और डील करेंगे थ्योरी से। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्नर की थ्योरी, तो मैं उसको स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास वीबीटी क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे सीएफटी क्या है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अब हम लोग यहाँ पर ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ जनरल बातें की है। आई होप कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस लेक्चर के अंदर। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। सपोर्ट करने के लिए आप हमें फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर सकते हो। 9053519385 ये हमारा नंबर रहेगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिख भी रहा है। तो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।